नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डीडी न्यूज़ पर और आप देख रहे हैं हमारा खास शो बाजार इस हफ्ते। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बर, जिसमें हम आपको बताते हैं कि बाजार का पूरा जो हफ्ते का अपडेट है वो क्या है, क्या रहा बाजार का हाल। शेयर बाजार की अगर बात की जाए तो नित नए वो ऑल टाइम हाइस पर पहुंच रहा है और कारोबारी सत्र की बात की जाए पिछले, तो वहां पर बिकवाली हावी होती हुई देखी गई। हालांकि शेयर बाजार अगर हम पिछले 6 महीने का आंकलन लगाएं तो रोज नए शिखर छू रहा है। कच्चे तेल की कीमतों में लगातार गिरावट नजर आ रही है और जो विदेशी निवेशक हैं भारतीय बाजार में उनका निवेश बढ़ता जा रहा है। फॉरेक्स रिजर्व भी कंफर्टेबल पोजीशन पर है। फेड ने लगातार हालांकि अभी तक ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन अब एक रेट कट की उम्मीद की जा रही है। खास तौर पर जो इमर्जिंग मार्केट का इंडेक्स है, जो मॉर्गन स्टैनली ने रिपोर्ट जारी की, उसमें भारत सबसे अहम उभरते हुए बाजार सामने आया और चीन को पछाड़ा है। क्या रहेगा इस पूरी खबर का और इन तमाम बातों का असर? अगर आप जानना चाहते हैं शेयर मार्केट का हाल और कैसे रहने वाली है स्टॉक्स की चाल, कहाँ निवेश करना होगा मुनाफे का सौदा और कौन सा सेक्टर देगा आपको बेहतरीन रिटर्न, इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ विशेष मार्केट विशेषज्ञ जुड़ेंगे। उनका तारुफ कराने से पहले अगर आप कोई सवाल शेयर मार्केट से जुड़ा पूछना चाहते हैं तो नंबर्स आपको बता दें। नंबर्स हैं 23387031, दूसरा नंबर है 23097670। इस पर आप कॉल कर सकते हैं। बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं इस शो पर चर्चा करने के लिए। गौरंग शाह साहब जुड़े हुए हैं, जाने माने स्टॉक एक्सपर्ट हैं। साथ ही साथ नरेंद्र वाधवा साहब भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। वाधवा जी बहुत बहुत शुक्रिया संडे के दिन समय निकालने के लिए। गौरंग शाह साहब भी जुड़ेंगे कुछ ही देर में। वाधवा जी, सबसे पहला सवाल यही है, क्या हम जानते हैं कि कल से गणेश चतुर्थी की शुरुआत हुई, एक अच्छी खबर आई मार्केट के लिए। जो इमर्जिंग मार्केट का इंडेक्स है मॉर्गन स्टैनली का, उसमें चीन को पछाड़ते हुए भारत इमर्जिंग मार्केट्स के बाजार के लिहाज से बहुत अच्छे वेटेज के साथ खड़ा हुआ है। क्या इस खबर का असर रहेगा और गणेश चतुर्थी के इस अवसर पर ये जो मार्केट का पूरा हफ्ता है, किन फैक्टर्स पर रहने चाहिए निवेशक की नज़र? नमस्कार जी। जैसे गणेश चतुर्थी की कल हुई है, मैं सारे आपके दर्शकों को गणेश चतुर्थी और ये फेस्टिवल सीजन की मुबारक देता हूं। मैं एक डाटा आपको बताता हूं कि पिछले 25 साल के अंदर, सितंबर के अंदर 25 साल में 15 साल हमेशा पॉजिटिव रहा है सितंबर का मंथ। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज है। अदर देन आपकी जो न्यूज जो मॉर्गन स्टैनली के अंदर इंडिया इमर्जिंग मार्केट का जो पोर्शन है, जो इसके अंदर इसकी बागी वो है, पार्टनरशिप है, वो बढ़ने वाली है, बढ़ती जा रही है। और इससे काफी इन्फ्लोज आते हैं कि जैसे ही जो ये इंडाइसिस हैं, जो इंटरनेशनल इंडाइसिस हैं, इसके अंदर इंक्लूजन होती है इमर्जिंग मार्केट की या इंडिया की, तो एलोकेशन उसके बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं और काफी इन्फ्लोज आते हैं। ये पॉजिटिव है हमारी न्यूज। हम ऑल टाइम हाई चल रहे थे पिछले हफ्ते और एंड में हमने 2 सेशन में देखा कि देयर वाज अ डिक्लाइन, हम थोड़े से नीचे बंद हुए हैं। तो कई उसके अंदर जो पॉइंट्स हैं वो हमारे को देखने हैं। 24,750 जो है एक बड़ा सपोर्ट है, वहां पर मार्केट को रुकना चाहिए और उसको हमारे को ध्यान देना है। इसी तरह बैंक निफ्टी जो है वो 50,900 का एक बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर हम उससे ऊपर रहते हैं तो मार्केट में कुछ नेगेटिव नहीं है। और ये जो सेलिंग आती है बार बार, ये करेक्शन है, हेल्दी करेक्शन है, इसको हमारे को उसी डायरेक्शन में लेना चाहिए। चलिए, तो ये हेल्दी करेक्शन है और इस हेल्दी करेक्शन की मुनाफा वसूली में कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिन पर नज़र रहनी चाहिए? गौरंग शाह साहब जुड़ गए हैं। शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए आज संडे के दिन। सवाल मेरा ये कि हालांकि जो एक तेज़ी है उस पर एक ब्रेक लगता हुआ शुक्रवार के सेशन में नज़र आया, अलग अलग कारक है उस पर तो चर्चा रहेगी, लेकिन जो एक अच्छी खबर आई मार्केट बंद होने के बाद वो था MSCI का जो इंडेक्स था, उसमें भारत के इमर्जिंग बाजार को अच्छी वेटेज मिली है चीन के मुकाबले। इससे आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि करीबन 24 ऐसे इमर्जिंग देश हैं जिनके 3,000 से ज़्यादा स्टॉक्स वहाँ पर लिस्टेड है, तो इस खबर को किस तरह से डिस्काउंट करेगा सोमवार को भारतीय शेयर बाजार? देखिए, ये MSCI में जो बदलाव होता है, कुछ कंपनियां अंदर आती है और कुछ कंपनियां बाहर चली जाती है, उससे केवल मात्र जो मेरी सोच और समझ है वो केवल मात्र उस समय के लिए होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो MSCI में अंदर आते हैं उसमें फिर फंड फ्लोज आते हैं
जो भी स्थानीय संस्थागत निवेशक है, म्यूचुअल फंड्स है या फिर जो विदेशी संस्थागत निवेशक है उनके तरफ से। और जो कंपनियां बाहर जाने वाली होती है उनमें अगर उनका निवेश है तो उसमें बिकवाली आती है। तो ये जो बदलाव है एमएससीआई में, ये बुनियादी तर्क के आधार पर कंपनी के कामकाज को लेकर के कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये केवल मात्र बहुत ही छोटे समय सीमा में थोड़ी बहुत हलचल होती है ऊपर नीचे के तरफ, और फिर वापिस से वास्तविकता से जुड़ने लगते हैं हम और कंपनी के कामकाज के बारे में बात करते हैं। जहां तक रहा वेटेज बढ़ने का सवाल चीन के मुकाबले, तो मेरे ख्याल से धीरे धीरे ये जो अंतर है वो कम होते जाएगा और कहीं ना कहीं हमारी जो प्राथमिकता है वो काफी ऊपर की तरफ जा सकती है, जिस तरह से पूरे विश्व भर में भारतीय शेयर बाजार को लेकर के रुचि बढ़ रही है। और हम ये भी मानते हैं कि धीरे धीरे करके अगर अमेरिका में ब्याज दरों को लेकर के कुछ कटौती होती है, और मानना ये है कि इस महीने हो सकती है क्योंकि जो बेरोजगारी को लेकर के आंकड़े आए हैं उससे शायद थोड़ा बहुत दबाव यूएस फेड के चेयर और चेयरमैन जो है पॉल साहब उनके तरफ आ सकता है और कटौती शायद इस हफ्ते या फिर अगले हफ्ते हम देख सकते हैं। कितने मात्रा में वो देखना अनिवार्य होगा, लेकिन धीरे धीरे करके रुचि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शेयर बाजार में, भारतीय शेयर बाजार में बढ़ रही है। और कभी ना कभी इनको जो उभरते हुए बाजार है, खास करके हमारा जो बाजार है भारत देश का, वहां पर उनको ध्यान देना पड़ेगा और उनको निवेश करना पड़ेगा। तो ये फेर बदलाव बहुत ही छोटी अवधि के लिए होता है अंजल जी, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है बुनियादी तक क्या आता है। तो जो अब आप बात कह रहे हैं इसी पर एक टेक वाधवा जी का। वाधवा जी, क्योंकि अब इंटरनेशनली हम देख रहे हैं कि भारतीय बाजार अपनी पैठ बना रहे हैं और निवेशक भी इसके प्रति आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन अभी क्योंकि करेक्शन देखा हमने बाजार में, जिसमें क्या लगता है आपको जो डिफेंसिव सेक्टर्स हैं एफएमसीजी, फार्मा, वो एक रेजिलियंस के साथ खड़े हुए हैं। आने वाला हफ्ता कई इंपॉर्टेंट क्यूज जो हैं उस लिहाज से इन सेक्टर्स के लिए किस तरह से रह सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि हमने देखा है कि एफएमसीजी, फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग सेक्टर, ये काफ़ी अपने डिफेंसिव सेक्टर्स होते हैं। यहाँ पर सेक्टर रोटेशन भी हमने देखी है पिछले काफ़ी टाइम में, जो कि इन सेक्टर्स के अंदर काफ़ी रुचि आई है और रोटेशन हो रही है। जैसे गौरांग साहब ने बोला कि इंटरेस्ट रेट जो है लाजमी है कि फेड की एफओएमसी की मीटिंग 17 तारीख को है, वहाँ पर हमारे को लगता है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो कम होंगे, और जो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर्स हैं उसके अंदर हमारे को लगता है ये काफ़ी लंबी साइकिल रही है इंटरेस्ट रेट की। जो हमने अपवर्ड ट्रेंड देखा था, इसकी रिवर्सल होने में 3-4 साल लगे हैं, तो ये एक लंबा इंडिकेट करेगा, डायरेक्शन देगा मार्केट को आने वाले टाइम। अच्छा, जो 9 सितंबर शुरू हो रही है गौरंग साहब, करीबन 13 ऐसे नए आईपीओज हैं जो दस्तक देने जा रहे हैं, जिसमें बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ से बाजार को बहुत उम्मीदें हैं। उसके बाद और भी कई कंपनीज के आईपीओज हैं, जिसमें क्रॉस आईपीओ है, टॉलेंस टायर्स है, यानी कि कुछ जो रिपलिंग इफेक्ट्स हैं उनसे जुड़े हुए सेक्टर्स के भी आईपीओज हैं। क्या रहना चाहिए कॉल निवेशक का? देखिए, कुल मिलाकर के ये जो आने वाला हफ्ता है करीबन 12 आईपीओ खुलेंगे निवेशकों के लिए। उसमें से 4 प्राइमरी मार्केट में होंगे और 8 एसएमई के होंगे। अब अंचल जी, एसएमई पर तो मैं ज्यादा टिप्पणी करूंगा नहीं क्योंकि मेरे पास ज्ञान बहुत कम है, लेकिन जो भी दुर्घटना हुई है एसएमई में आईपीओ को लेकर के पिछले 2-3 कंपनियों में, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं निवेशकों के बहुत ही सचेत रहें और बहुत ही ध्यान रखें। अगर आप निवेश करने का सोचते हैं तो आपको मेरे ख्याल से अभ्यास करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए, जानकारी लेनी चाहिए निवेश करने से पहले एमएससी आईपीओ पर। जहां तक रहा सवाल प्राइमरी मार्केट का, तो हमारे भी रुचि बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो आईपीओ आ रहा है 70 के तरफ का ऊपरी स्तर है प्राइस बैंड का। हमारी टीम कामकाज कर रही है, मेरे ख्याल से सोमवार को, मंगलवार को एक आईपीओ नोट आ जाएगा निवेशकों के लिए, निवेश करना है नहीं करना है इसको लेकर के। लेकिन ये जो क्षेत्र है हाउसिंग फाइनेंस क्षेत्र जो है, वहां पर पहले से ही काफी सारी कंपनियां मौजूद है, लिस्टेड अनलिस्टेड एंटिटीज। लेकिन जिस तरह से मांग बढ़ रही है हाउसिंग फाइनेंस की, हमें लग रहा है अंचल जी के यहाँ पर और भी सक्षम कंपनियों की मौजूदगी अनिवार्य है। खास करके बजाज फाइनेंस जिस समूह से आती है ये कंपनी, वो बहुत ही सकारात्मक और मजबूत मैनेजमेंट है, कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा हुआ है। और मैं उम्मीद रखता हूं जिस प्रकार से इन्होंने टिप्पणियां करी अपने कारोबार को लेकर के, एक बहुत ही सक्सेसफुल आईपीओ होने की उम्मीद है। विशेष टिप्पणी नहीं कर सकूंगा क्योंकि अभी तक आईपीओ नोट आई नहीं है। खास तौर पर अगर देखा जाए वाधवा साहब, क्योंकि हम यहाँ पे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की बात कर रहे हैं, एनबीएफसीज का भी अगर जिक्र किया जाए, उनका परफॉर्मेंस भी हमने देखा कि कंसिस्टेंटली अच्छा रहा है।
एनबीएफसीज पर आपका क्या व्यू पॉइंट रहने वाला है, ख़ास तौर पर तब क्योंकि हमने देखा कि 2.5% गिरे हैं जो फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े हुए तमाम शेयर्स से, अगर हम इस पूरे 2 हफ्ते का आकलन करें तो। जी देखिए, जैसे मैंने कहा है कि इंटरेस्ट रेट में ट्वीकिंग हो रही है, ये काफी सालों के बाद हो रही है। और ये सेक्टर जो है, फाइनेंसिंग सेक्टर है, एनबीएफसीज जो हैं, ये मेजर बेनिफिशियरी रहते हैं क्योंकि इनके स्प्रेड्स जो हैं वो शॉर्ट टर्म के अंदर काफी वाइडन होते हैं। और मेरे को लगता है कि ये बहुत इमर्जिंग, हमारी कंट्री जो है कहीं ना कहीं क्रेडिट स्टार्व्ड है, हमारे को हमेशा पैसे की जरूरत होती है। और जैसे ही इंटरेस्ट रेट कम होते हैं, इकोनॉमी पे ओवरऑल बहुत फर्क पड़ता है, लोगों की स्पेंडिंग में काफी फर्क पड़ता है। और मेजर बेनिफिशियरी ये वाली ऑटोमोबाइल कंपनी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, इनके अंदर इसका बेनिफिट भी लॉन्ग टर्म में जो इनके यूजर्स होते हैं, जो इनके लोन्स के टेकर्स होते हैं, उनको होता है। तो ये सेक्टर बहुत अच्छा है। एक आईपीओ के ऊपर मैं कमेंट करना चाहूंगा। जी। पिछले हफ्ते सेबी ने एक डाटा दिया था, उनके अनुसार 70% जो इन्वेस्टर हैं मार्केट के, जो आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं, वो लिस्टिंग गेन्स के लिए करते हैं, बड़ी शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए करते हैं। तो ये एक बहुत फिगर है कि जो आईपीओ को यूज किया जा रहा है, जो इन्वेस्टर है उनकी एक्साइटमेंट जो है वो लिस्टिंग गेन की है, रादर देन एक स्ट्रक्चरल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने की। तो मेरा, हम एसएमई आईपीओ के अंदर डील करते हैं एज ए मर्चेंट बैंकर, और मेरे काफी आर्टिकल्स मैंने मीडिया में दिए हैं पीछे जो चेंज आए हैं। तो निवेशकों को बिल्कुल ध्यान रखने की जरूरत है। यहाँ पर द फ्रेंजी है इस मार्केट में, एसएमई आईपीओ में, इसको लोग बिल्कुल स्पेकुलेटिव वे में ले रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में आईपीओ को इन्वेस्ट करना, इसमें एप्लीकेशन लगाना बड़ा आसान है और 2 दिन के अंदर आपकी अलॉटमेंट और एग्जिट हो जाती है। तो लोग इसको, इन्वेस्टर इसको काफी स्पेकुलेटिव वे में ले रहे हैं, लिस्टिंग गेन्स के लिए ले रहे हैं। अगर लॉन्ग टर्म आप देखा जाए तो इसके अंदर भी काफी जेम्स हैं, इसके अंदर भी बहुत कंपनीज ऐसी हैं जो कि आने वाले टाइम पे एक बड़ी कंपनीज बनने की क्षमता रखती हैं और अच्छी मैनेजमेंट है। तो इन्वेस्टर को ध्यान रखने की जरूरत है, स्पेशली एसएमई आईपीओज में। जी। अच्छे आईपीओज आ रहे हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो है, हमारी तरफ से एक नोट भी आया था, हमने उसको रिकमेंडेशन करी है इसमें इन्वेस्ट करने की। जी। और ये बड़ा अच्छा टाइम है आईपीओ मार्केट के लिए। चलिए, लेकिन क्या अच्छा टाइम अब आईटी सेक्टर के लिए आ गया, इस ऊपर एक टेक लेते हैं गौरंग साहब का। गौरंग साहब, निफ्टी आईटी का अगर मैं जिक्र करूं तो हमने देखा कि 2 सितंबर के आसपास का जो दिन रहा वहाँ अच्छे हाइस छूते हुए नजर आए, फिर अचानक से क्योंकि अभी रेट कट की उम्मीद है और वहाँ मैन्युफैक्चरिंग का जो डेटा आया है, अगर हम यूएस के बाज़ारों की बात करें, वो अनएक्सपेक्टेड लाइंस नहीं था और जिस तरह से वहाँ महंगाई बढ़ रही है, तो क्या आईटी के लिए जो एक बुरा वक्त था वो ख़त्म हो गया है? और ख़ास तौर पे जो ब्लू चिप कंपनीज़ हैं उनको लेकर आपका क्या आकलन रहेगा हैवी वेट्स में आईटी सेक्टर को लेकर? तो अगर कटौती इसमें आ जाती है अंचल जी, तो मेरे ख्याल से एक दशा और दिशा जो है वहां पर स्पष्टीकरण आ जाएगा और पारदर्शिता आ जाएगी कि अमेरिका में जो तनाव था और जो बंधा हुआ समय था वो अब धीरे धीरे करके खुल रहा है। पहले डिस्क्रिशनरी स्पेंड और बजट कट्स को लेकर के आईटी क्षेत्र पर बहुत ही नकारात्मक रुझान था। मैं बात कर रहा हूँ आज से करीबन 1.5-2 साल पहले की। यही समय था जहां पर हमारी कंपनी जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज निवेश की राय दे रहे थे आईटी सेक्टर में, और ये भी बता रहे थे कि भाई सुधार होगा आईटी सेक्टर में, समय लगेगा, अगर आपके पास समय सीमा है अनिवार्य और पाबंदी नहीं है समय की, तो निवेश करना शुरू कीजिए और धीरे धीरे करके अपना निवेश बढ़ाए। एक साथ करके निवेश करने की कोई आवश्यकता है नहीं। और आज परिस्थिति परिवर्तन देखिए, अमूमन सभी लोग आपको आईटी सेक्टर में निवेश करने की राय देते। तो हमने तो इस सेक्टर को जब देखा था जब कोई इसमें रुचि नहीं रखा था। पहली तिमाही के नतीजे देखने के बाद इस नए वित्तीय वर्ष के साल 2025 का जो नया वित्तीय वर्ष है वहां पर हमने लगाए आंकड़ों को देख करके सुधार हो रहा है। हमारा ये भी आकलन है अंचल जी कि शायद इस वित्तीय वर्ष के दूसरे हिस्से में यानी कि तीसरी तिमाही के पश्चात जो गति है सुधार की वो और तीव्र होगी और फिर उसके पश्चात आपको ज्यादातर लक्ष्यांक को लेकर के ऊपर के तरफ के स्तर आते हुए देखेंगे। तो परिवर्तन, और दूसरी बात ये भी अंजल जी कि आज के समय में जहां पर टेक्नोलॉजी इतनी महत्वपूर्ण है, साइबर अटैक्स, वेब क्राइम्स, फिशिंग वगैरह जो भी हो रहा है, आपको आईटी क्षेत्र की मदद की जरूरत पड़ेगी आपके आईटी एनवायरमेंट्स और प्लेटफॉर्म्स को सुरक्षित रखने के लिए, जहां पर फिर हम और आप जैसे उपभोक्ता है जाकर के काम कर सके और जो भी करना है कार्य वो कर सके बिना कोई भय के कि हमारा डेटा ब्रीच हो जाएगा।
तो और ये एक एवर इवॉल्विंग है, और एआई जेन एआई जो है वो एक बहुत बड़ी चीज है। सिर्फ एक ही है कि यहाँ पर कुछ कानून और रेगुलेट होना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि अगर आपने गलत रूप से इस्तेमाल किया तो ये श्राप है, सही रूप से इस्तेमाल किया तो ये आशीर्वाद। बिल्कुल, और फिनटेक टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए कोशिश यही है कि रेगुलेटरी मैकेनिज्म को और मजबूत बनाया जाए। ख़ास तौर पर अगर हम लगातार जब भी आपके चर्चा में जुड़े तो ऑटो स्टॉक्स को लेकर हम खुद बहुत पॉजिटिव रहे, लेकिन अभी जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें 7% से ज़्यादा की गिरावट देखी गई। फाडा का मानना है मॉनसून क्योंकि नॉर्मल रहा और कहीं ना कहीं डिमांड में कमी आई है। तो ख़ास तौर पर ऑटो स्टॉक्स जो हैवी वैल्यूएशंस के साथ थे, वाधवा जी, क्या अब ये सही वक्त है उन्हें पोर्टफोलियो में शामिल करने का? और जिन्होंने हाई वैल्यूएशंस पे ख़रीद रखे थे अब उनके लिए क्या कॉल रहेगा? ये हम आईटी की बात कर रहे हैं कि नहीं सर, ऑटो स्टॉक्स। ऑटो स्टॉक्स के अंदर जो रिजल्ट्स आए हैं जुलाई के वो काफी वीक हैं, और जो इन्वेंट्रीज की बात हुई पैसेंजर कार्स में वो ऑल टाइम हाई मतलब 5-6 साल का हाई है। 7,70,000 व्हीकल हैं जो कि डीलर्स के यहाँ पड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं जो ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन है उनके यहाँ पर एक अलर्ट भी जारी हुआ है कि ये जो 70,000-80,000 करोड़ की जो इन्वेंट्री बिल्टअप हुई है, ऑल्दो ये हर साल होती है फेस्टिवल से पहले और मानसून के अराउंड, बट ये इस बार काफी इन्वेंट्री है। और रूरल डिमांड जो है वो 2 व्हीलर्स पे दिख रही है हमारे को, और 4 व्हीलर्स के अंदर प्रेशर है, और जो मेरे को लगता है आने वाले महीनों में रहने वाला है। काफी डिस्काउंट जो है मार्केट में 4 व्हीलर्स पे दिए जा रहे हैं, ये सारे इंडिकेट करते हैं कि ये वीकर सेक्टर है। तो इस पर एक यही चीज़ कि गौरंग साहब, क्योंकि वीक ऑटो सेल्स नजर आए, अगर हम अगस्त के नंबर्स की बात करें तो इसका साफ तौर पर रिपलिंग इफेक्ट एंसिलरीज पर भी पड़ता हुआ, तो उस लिहाज से जो इनका एंसिलरी सेक्टर है उसको निवेशक किस लिहाज से सकारात्मक रवैये से अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकता है? देखिए अजय जी, मेरा ये मानना है कि अगर आप ऑटो क्षेत्र पर सकारात्मक सा नजरिया रखते हैं तो आपके लिए अनिवार्य ये होगा कि आप टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज और ओईएम सेगमेंट यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, इस पर भी सकारात्मक नजर रखें, क्योंकि ये पूरा समीकरण है, ये पूरा ब्रह्मांड है जो मिल करके एक क्षेत्र बनता है जिसे हम ऑटो क्षेत्र कहते हैं। देखिए दिक्कतें महीने दर महीने में आती रहती है बिक्री के आंकड़ों को लेकर के, इसमें कोई दुराई नहीं, लेकिन मेरी सोच और समझ ये कहती है कि आपको तिमाही दर तिमाही, छमाही दर छमाही और साल दर साल जो नतीजे आते हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। 1-2 तिमाही में अनुमान से कम आंकड़े आते हैं बिक्री के, और बाकी कुछ महीनों में अनुमान के ऊपर आते हैं या फिर अनुमान से बेहतर आते हैं। तो अनिवार्य होगा कि अगर आप बुनियादी दर के आधार पर निवेश करने की सोच समझ रखते हैं तो आप अपना ध्यान महीने दर महीने बिक्री के आंकड़े पर ज्यादा मत रखिए, लेकिन तिमाही नतीजे, छमाही नतीजे और साल दर साल नतीजों पर ज्यादा रखें, जिससे आपको एक स्पष्ट दृष्टिकोण मिलेगा कि कंपनी किस प्रकार से कामकाज करती है। तो हमारी तो खरीदारी की राय ऑटो सेक्टर में है, यानी कि वाहन उत्पादन करने वाली कंपनियां, टायर बनाने वाली कंपनियां, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज और ओईएम सेगमेंट। और वास्तविकता ये भी है, त्योहार का सीजन तो आ ही रहा है। मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी जहां पर आने वाले कुछ ही समय में आपको कम से कम 4 से 6 नए मॉडल्स अलग अलग श्रेणी में आते हुए बाजार में दिखे। और क्योंकि हम यहाँ पर हिडन जेम्स को लेकर भी जिक्र करते हैं, रेलवे स्टॉक्स पर गौरंग साहब किस तरह का व्यू पॉइंट, क्योंकि करीबन कुछ ऐसे रेलवे स्टॉक्स जिन्होंने अपने ऑर्डर बुक में करीबन 2,198 करोड़ रुपए जस्ट 2 मंथ्स में जमा किए हैं, और कई ऐसे स्टॉक्स 180% से ज़्यादा रैली कर गए 2 हफ्तों के अंदर। और जिस तरह से वंदे भारत को लेकर सरकार का विस्तारीकरण का कार्यक्रम है, उस लिहाज से रेलवेज पर क्या नजरिया, करीबन अगर लंबा आप उसमें निवेश चाहते हैं? देखिए 3 क्षेत्रों को मैं जोड़ना चाहूंगा आपके प्रश्न के ऊपर, रेलवे, रक्षा और ऊर्जा। ये पूरा जो 3 क्षेत्र है और सरकार की जो नीतियां रही है, ये यहाँ पर सिर्फ 3 महीने, 6 महीने या साल भर के लिए नहीं है अंशल जी, ये आने वाले 3 से 5 साल या उससे ज्यादा के लिए है। और जिस प्रकार से भारतीय रेल को लेकर के पूरी छवि सुधारने का प्रयास चल रहा है, मेरा मानना है, आप देख लीजिए वंदे भारत को लेकर के मुंबई, अहमदाबाद, मुंबई में जो बुलेट ट्रेन का कामकाज चल रहा है, पटरियों को लेकर के आधुनिकीकरण हो रहा है, रेलवे स्टेशन को लेकर के आधुनिकीकरण हो रहा है, कोचेस को लेकर के परिवर्तन हो रहा है, पहले जो पुराने कोच से और अभी जो LHP कोच नए आ रहे हैं उसको लेकर के, और लास्ट माइल कनेक्टिविटी जो कि बहुत जरूरी है। और मैंने माननीय मंत्री जी जो है नितिन गडकरी जी, उनका एक इंटरव्यू देखा था जहां पर
दिक्कत यह है कि आज के तारीख में हमारे भारतवर्ष में जो सामान का आवागमन होता है वो करीबन 70 से 80% रोड से होता है, रोड ट्रांसपोर्ट। इसका बदलाव करना है रेलवेज की तरफ। तो जब तक आप लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं करेंगे तब तक मेरे ख्याल से ये परिवर्तन जो आप करना चाहते हो नहीं होंगे, और उस पर ही काम हो रहा है। तो आप, और ये वास्तविकता ये भी है, स्टॉक्स चले हैं अंचल जी, तो थोड़ा करेक्शन आना अनिवार्य है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आपने लंबी अवधि का नजरिया बनाया तो मेरे ख्याल से कोई भी सक्षम अच्छा, ये भी परेशानी का सबब हो जाता है जब मार्केट बहुत हाईज पे होते हैं और एक लंबा करेक्शन नहीं आता, तब हम इस बात की उम्मीद करते हैं कि करेक्शन क्यों नहीं है। वाधवा जी, क्योंकि गणेश चतुर्थी के अवसर पर हमने देखा कि कल से इसकी शुरुआत हुई है, लंबा एक पॉजिटिव कार्यक्रम रहने वाला है। तो गणेश जी के बारे में माना जाता है कि बहुत सी प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि लेकर आते हैं। उस लिहाज से गणेश चतुर्थी के हफ्ते को देखते हुए 3 इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स के पिक जो सभी भक्तजन हैं उनके लिए अच्छी समृद्धि लेकर आए उनके पोर्टफोलियोज में। जी देखिए, ये फेस्टिवल सीजन है जिसका स्टार्ट होता है गणेश चतुर्थी से। यहाँ पॉजिटिव मूव्स जो हैं, पॉजिटिव सेंटीमेंट्स बिल्कुल बनते हैं, और इन पॉजिटिव सेंटीमेंट्स में हम टिपिकली देखें तो इन्वेस्टमेंट भी काफी होती है। नवरात्रों में लोग काफी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। हमने देखा सिप के अंदर 23,000 करोड़ की हमारे जो मंथली सिप्स हैं वो बनने शुरू, लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो बहुत इसके मार्केट के अंदर इंटरेस्ट है। सेक्टर्स की बात करें तो मेरे को, जैसे अभी गौरांग जी ने कहा, ये सेक्टर लॉन्ग टर्म के हैं, रेलवे, डिफेंस और पावर के। तो इसी सेक्टर के अंदर मैं डिफेंस के, ऑल्दो इसके अंदर रनअप बढ़ा हुआ है, वैल्यूएशन हाई हैं, ऑर्डर्स के ऊपर सारी वैल्यूएशंस हो रही हैं। एग्जीक्यूशन की बात जो है, एग्जीक्यूशन और ऑर्डर्स के अंदर काफी गैप है, बट ये ही सेक्टर्स हैं जिसके अंदर मेरे को लगता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। मेरे को पीएसयू बैंक्स बहुत अच्छे लगते हैं, ऑल्दो इसमें प्रेशर है रिजल्ट्स के अंदर, लेकिन ये इनकी बुक्स जो है काफी क्लीन हो गई हैं, और अगली ग्रोथ जो है, जो क्रेडिट ग्रोथ है, उसके अंदर जैसे इंटरेस्ट कम होंगे तो मेरे को ये वाला सेक्टर बहुत अच्छा लगता है, बैंक्स, स्पेशली पीएसयू, डिफेंस एंड पावर। एक टेक इस पर गौरंग साहब का भी, क्योंकि समय कम है। गौरंग साहब, गणेश जी की कृपा वाले कुछ ऐसे स्टॉक्स, भाई जब अगले साल बप्पा आए तो लबालब रहे स्टॉक्स और समृद्धि से निवेशक का पोर्टफोलियो। तो सबसे पहले तो आपको, वाधवा जी को और डीडी न्यूज के सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और प्रार्थना है विघ्नहर्ता से कि आपके सब विघ्न दूर रहें। 3 नाम यहाँ पर लेना चाहूंगा। पहला होगा जोमैटो जी, जो कि फूड डिलीवरी न्यू टेक्नोलॉजी कंपनी है। दूसरी कंपनी होगी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और तीसरी कंपनी होगी टाटा पावर। ये तीनों अलग अलग क्षेत्र है। ये लंबी अवधि के लिए बुनियादी दर के आधार पर हम राय थे। बहुत अहम तरीके से आप दोनों ने यहाँ पर जानकारियाँ दी, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस शो पर जुड़ने के लिए और अपने विचार इस मंच से साझा करने के लिए, खासतौर पर रविवार के दिन। बहुत बहुत शुक्रिया वाधवा साहब और साथ साथ गौरंग साहब आपका इन तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो साफ तौर पर कोशिश हमारी यही रहती है, क्योंकि जिस तरह से हमने एक बहुत अहम करेक्शन देखा, तो हमने इस शो के ज़रिए समझाने की कोशिश की कि इस तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय कारक है उसकी वजह से करेक्शन आया, और किन स्टॉक्स और सेक्टर्स पर आपकी इस आने वाले हफ्ते में नज़र आने वाली है। क्योंकि आईपीओज़ के साथ साथ जो डोमेस्टिक फ्रंट है वो काफ़ी मजबूत नज़र आ रहा है, और जिस तरह से इमर्जिंग मार्केट्स के तौर पर भारतीय शेयर बाज़ार को एक पॉजिटिव रेटिंग मिली है, उसका असर कल सोमवार को जब भारतीय शेयर बाज़ार खुलेंगे तो देखना होगा कि वो किन स्तरों पर खुलते हैं। आपसे अगले हफ्ते भी होगी मुलाकात शेयर बाजार से जुड़े इस खास शो में। तब तक के लिए मुझे, मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।